23 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत पामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। न्यू कार्ड यूजर्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिजिटल पे एसआरओज ये क्या होते हैं, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर कुछ छोटी सी खबरें हैं, एक वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ी हुई है, एक यूनिलीवर के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये WTO के साथ जुड़ा हुआ है। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ के सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। इसमें आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज नवरात्रि 5 और ये 26 अक्टूबर तक ही ये नवरात्रि का सेल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नवरात्रि सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेक्चर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू कार्ड यूजर्स रूल। जनवरी 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इश्यू किया था। इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बताया कि मार्च 2020 से जितने भी नए डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स इश्यू करेगी उसमें एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में यह होगा कि एक ऑनलाइन पेमेंट, सेकंड इज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एंड थर्ड इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये डिसेबल्ड होंगे। राइट, तो ये 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मार्च 2020 के बाद जो भी नए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स बैंक्स के द्वारा इश्यू किए जाएंगे इसमें ये ऑप्शंस डिसेबल रहेंगे। इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, तो सितंबर तक इसको एक्सटेंड किया गया था, यानी कि अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है। अब बैंक ने उस टाइम पर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर बैंक्स को यह भी कहा था कि आप एक टॉगल बेस्ड ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए। टॉगल बेस्ड यानी कि आपने देखा होगा इस प्रकार का एक ऑप्शन होता है, इजंट इट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ऑन लिखा हुआ होता है और यहाँ पर ऑफ। तो आपको आपकी जो एक टच स्क्रीन है उससे इसको ड्रैग करके इस तरफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, इस तरफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो ऐसा एक ऑप्शन देना है जिसमें जो कस्टमर चाहे तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये 3 सर्विसेज को कंप्लीटली ऑफ या फिर कस्टमाइज्ड कर सकता है कि ऑनलाइन को आपने ऑन रखा और बाकी की दोनों चीज़ों को ऑफ रखा, या फिर 2 चीज़ों को ऑन रखा, या फिर तीनों को ऑफ रखा, ऑन रखा। राइट, तो ये ऑप्शन देने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताई है। अब पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI और वीज़ा और मास्टर कार्ड ने ये एक रिक्वेस्ट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि ये जो नया रूल है इसको आप रिलैक्स कर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा रूल क्यों निकाला था? इसका मेन पर्पस था सिक्योरिटी, कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट अगर ऑफ रखा जाएगा तो किसी भी कस्टमर के डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे, और कॉन्टैक्टलेस, अगर किसी के हाथ में भी ये कार्ड आ गया तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, अगर आप पहली बार आपका किसी बैंक में से डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ है, आपने इससे पहले सिर्फ सुना था इसके बारे में, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो जब आप पहली बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने बैठेंगे तो क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि ये एक टॉगल का ऑप्शन जो है वो आप अपने बैंकिंग ऐप से ऑन या फिर ऑन कर सकते हैं। तो बार बार अगर ऐसा होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ वो टूट जाएगा। तो PCI का कहना ये है कि वो रेगुलेटर यानी कि RBI के साथ मिलकर इस कस्टमर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम यूज़र जो हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो फेलियर्स हो रहे हैं और कस्टमर कॉन्फिडेंस शेकअप हो रहा है, तो इसी को लेकर PCI, वीज़ा और मास्टर कार्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिलैक्स करने की रिक्वेस्ट की। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है।
सेकंड जो टॉपिक है इसमें कुछ लाइंस मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस एसआरओज के साथ जुड़ी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसआरओ के साथ जुड़ी हुई गाइडलाइंस को फाइनलाइज कर लिया है। एसआरओ यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये एसआरओज जो हैं ये भारत में होने वाले डिजिटल पेमेंट्स के साथ डील करेगी। ये एक एनजीओ हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी हैं, जस्ट लाइक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। नाउ पे अटेंशन हियर। एसआरओ का मेन रोल क्या होगा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एसआरओ वुड इंक्लूड लाइजनिंग बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स to ensure efficient communication, improve standards, and imposing regulatory codes for the industry. डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के लिए एफिशिएंट कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना और जो रेगुलेटरी कोड्स हैं उनको इम्पोज या फिर इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो है वो एसआरओ करेगी। इसी के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग या फिर एंटिटीज़ और रेगुलेटर्स यानी कि आरबीआई, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, तो इनके बीच में तालमेल अच्छा रहे, इसका काम भी एसआरओ करेगा। आपको कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एसआरओ को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं कि एसआरओ वुड इंक्लूड लाइजनिंग बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स, तो ये ऑप्शन राइट है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें एसआरओ के साथ, फॉर एग्जांपल ये भी सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है कि एसआरओ इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही आएगा। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए कि एसआरओ इज़ ए फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी या फिर एक एनजीओ है। इसके अलावा एसआरओ जो है ये एसआरओ विल सेट एंड एनफोर्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। रूल्स को सेट करने का काम, एनफोर्स करने का काम, स्टैंडर्ड्स को सेट करने का और एनफोर्स करने का काम जो है वो एसआरओ करेगा। इसी के साथ एसआरओ का मेन लक्ष्य ये भी होगा कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एथिकल रूल्स, एथिकल बिहेवियर को प्रमोट किया जाए और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। अगर कोई एंटिटीज़ में या फिर मेंबर्स में कोई इश्यूज होते हैं तो उनको इंटरनली सॉल्व करने का काम भी एसआरओ करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक छोटी सी खबर है वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ी हुई। आई थिंक 2-3 दिन पहले हमने 5G के बारे में बात की थी, जियो के 5G के बारे में, और वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने कुछ दूसरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की एक बात बताई थी। फिर कल हमने देखा कि ये जो भारती एयरटेल हैं वो अपना खुद का 5G डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं या फिर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर 5G के साथ जुड़े हुए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। आज जो खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया से वो ये है कि वोडाफोन आइडिया यूएसए से 25,000 यूएसए के अलग अलग जो क्रेडिट फंड्स हैं उनसे 25,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये जो $3.4 बिलियन हैं इसका इस्तेमाल अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसी के साथ जो दूसरा रीज़न है वो है कि जो एजीआर लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करने के लिए भी ये पैसों का इस्तेमाल, थोड़े पैसों का इस्तेमाल इसमें से किया जा सकता है। अलग अलग यूएसए के जो क्रेडिट फंड्स हैं उनके साथ डिस्कशन हुई और द फंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट आफ्टर कंसल्टिंग वीआई स्टेक होल्डर्स एंड लेंडर्स कुड इंक्लूड स्टिफ कंडीशंस। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ स्टिफ कंडीशंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वीआई जो है ये एक फ़िलहाल तो स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर जो हैं वो ये भी कंडीशंस रखें कि आपके मैनेजमेंट में हमारा एक से होना चाहिए। से यानी कि हम कहेंगे कि अगर कोई चीज़ डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा एक पार्ट होना चाहिए या फिर एक बोर्ड लेवल जो है उसमें हमारे जो लोग हैं उसको हम वहाँ पर बिठाएंगे ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम वहाँ पर रहें। फाइनल कंट्रोल्स इसके अभी तय नहीं हुए हैं लेकिन ये एक छोटी सी अपडेट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अगेन एक छोटी सी अपडेट है। आपको पता है कि इससे पहले हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि यूनिलीवर जो हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में पैदा करती हैं और बेचती हैं। और ये कंपनी अगर
प्रॉफिट करती हैं या फिर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और सेल्स ज़्यादा होता है, तो इससे हम कहीं ना कहीं कस्टमर के सेंटिमेंट को भी नाप सकते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो यूनिलीवर का कहना यह है कि इट इज़ ओवर द हम्प इन इंडिया। हम्प यानी कि एक प्रकार का जो स्पीड ब्रेकर है, तो अब इसने इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक पिकअप देखने को मिल रहा है और लॉकडाउन के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी यूनिलीवर को महसूस हो रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बात है। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है क्या। ये WTO के साथ जुड़ी हुई एक बात है, एक एग्रीमेंट है। The agreement is a global protocol that has articles covering provisions such as information availability and publication, advance rulings, review procedures, customs cooperation, and exportation, importation of goods, and seeks to reduce the cost of global trade. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड में कम से कम कॉस्ट से, कम से कम खर्च से आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक देश से दूसरे देश में सेंड कर सकें। राइट, दिस इज़ मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट TFA। ये कौन कौन से प्रोविजंस को कवर करता है वो मैंने रीड कर दिए हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड पब्लिकेशन, एडवांस रूलिंग्स, रिव्यू प्रोसीजर्स, कस्टम्स कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। WTO के मुताबिक इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन से $1 ट्रिलियन का फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारा खर्च जो है वो कट डाउन हो सकता है। खर्च सिर्फ जो आप मजदूरी पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं, वो ही नहीं होता है। आपका एक शिपमेंट है वो आपके देश से निकल गया और दूसरे देश में पहुंच गया है और वहाँ पर 3, 4, 5, 10 दिनों तक वो कंटेनर्स वहाँ पर ही हैं, तो भी उसका खर्च जो है वो बढ़ेगा। आपकी अपॉर्चुनिटी का जो कॉस्ट है वो भी कैलकुलेट करना है कि अगर उसी दिन वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पहुंच जाता, सेल्फ्स में पहुंच जाता, तो फिर उसके सेल्स होने के चांस बढ़ जाते। तो 12 दिनों तक वो अगर नहीं गया है तो ये 12 दिनों में आपने किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं किया, आपने बस वहाँ पर 12 दिनों का कंटेनर का जो एक रेंट है वो पे किया, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी लॉस होगा, इज इट। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है ये बाली यानी कि इंडोनेशिया में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी WTO की 2013 की, तो इस मिनिस्ट्रियल पैकेज का पार्ट है। अब न्यूज़ पर आते हैं कि भारत ने इसका विरोध किया है, नॉट TFA का, लेकिन WTO में USA, ब्राज़ील, कोलंबिया, जापान, इन देशों ने WTO को ये अर्ज किया है कि मेंबर देशों को जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। भारत ने ये बताया है कि ये जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, जो बाइंडिंग हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में हर एक देश को थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। राइट, इसको ऑन द स्पॉट इम्प्लीमेंट करवाना या फिर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाना जो है, दिस इज़ नॉट राइट। बाकी के देश, ये जो कुछ देश हैं जिनके नाम अभी मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हैं, तो ये देशों का कहना यह है कि इस कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन से होगा ये कि वे सारे देश जो कोविड-19 पेंडेमिक से अफेक्टेड हैं, तो इन देशों को एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। यस, ओके, ये बात सही है, लेकिन एक देश जो हैं, कौन से ऐसे पैक्ट्स हैं या फिर कौन से ऐसे कमिटमेंट्स हैं, ये कमिटमेंट्स, ये क्लॉजेस जो हैं, उनको अपने हिसाब से एक देश जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। और भारत ने ये बताया कि ये एक देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो जब ठीक समझे, जब सही समझे, तब वो उसको इम्प्लीमेंट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही ना करें, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए। आप जल्दबाजी में अगर चीज़ों को फोर्स करेंगे, एनफोर्स करेंगे, तो उससे उतना काम जो है वो उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ऑन बुक सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड की फैसिलिटीज़ आपने तैयार नहीं की है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ इंडिया ने यह भी बताया कि ये TFA के साथ जुड़े हुए जो कमिटमेंट्स हैं, तो 73% जितने कमिटमेंट्स जो हैं वो भारत ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। USA ने भी भारत की ये प्रशंसा की है कि भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये TFA के जो
कमिटमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर भारत जब ये स्टैंड ले रहा है कि एक देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए, देश के ऊपर ये थोपा नहीं जाना चाहिए, तो हम श्योर दूसरे जो देश हैं उनको भी मीन्स उनके लिए भी भारत ने ये स्टैंड लिया है और इससे दूसरे देशों को भी एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा देश जिसने 73% जितने कमिटमेंट्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं, अगर वो बता रहा है कि इट शुड बी लेफ्ट ऑन द कंट्री टू डिसाइड, तो दैट विल बी ए बिग थिंग। इसका वजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना यह है कि भारत में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट के रेट जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके रेट को मेंटेन करने के लिए भी आपको, क्योंकि नए नए लोग हर महीने इकोनॉमी में जुड़ते रहते हैं, इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं, तो जो रेट था उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको नई नई जॉब्स जो है वो जनरेट करनी पड़ती हैं। CMI का जो कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे हैं उसको दिखाते हुए ये बताया कि भले ही इकोनॉमी में एक रिकवरी देखने को मिली हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिकवरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं हुई है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।